नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। नुपुर शर्मा के नाम पर देश भर में जिहादियों का जैसे कोई गैंग एक्टिव हो गया है और इस जिहादी गैंग का एक ही नारा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कहने को तो ये लोग खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हैं, लेकिन दरअसल धर्म के नाम पर ये लोग तालिबानी कत्ल करने से भी घबराते नहीं, इन्हें किसी का डर नहीं। नुपुर शर्मा का केस अब एक महज बहाना लग रहा है। दरअसल इस कट्टरपंथी गैंग का मकसद देश भर में डर और नफरत फैलाना है। ये लोग, आपको ताज्जुब होगा, बच्चों को भी अपनी इस जिहादी सोच का टारगेट बनाने से नहीं चूक रहे। बच्चों तक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पहले उदयपुर में कन्हैया लाल को बेरहमी से मारा गया, फिर अमरावती में उमेश कोल्हे को, और अब तो पिछले कुछ दिनों से देश भर में सर तन से जुदा गैंग जैसे सुपर एक्टिव है। हर राज्य से धमकी वाली ऐसी ही खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन जिहादियों को पर्दे के पीछे से कौन उकसाता है, कौन सपोर्ट करता है, इन्हें ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है, कौन है जो कट्टरता के खंजर की धार तेज कर रहा है और देश में ये जहर फैला रहा है। आखिर कितने शहर अभी और इनकी जद में आना बाकी हैं। फसाद फैलाने के मकसद से चल रहा यह खंजर वाला जिहाद कब रुकेगा, इस पर आज कुरुक्षेत्र में हम करेंगे बड़ी बात। हमारे साथ कई खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं तारिक फतेह जी। तारिक फतेह साहब कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं। फतेह साहब आपका स्वागत है। सैयद रिजवान अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रिजवान साहब को हम सब जानते हैं, एडवोकेट हैं और अपनी बात रखते हैं तमाम मुद्दों पर। रिजवान साहब आपका स्वागत है। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त। मुफ्ती साहब आपका स्वागत इंडिया टीवी पर। और हमारे साथ सुबुही खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज ये मुद्दा कोई डिबेट का या बहस का नहीं है, बल्कि थोड़ा समझने का है कि आखिर जो देश में हो रहा है इसकी जड़ कहां पर है। और ये बात हम लगातार बार बार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये सर तन से जुदा करने की बात, ये तालीम, शिक्षा कहां से दी जा रही है इन लोगों को। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं तारिक फतेह साहब आपसे। आज हम क्योंकि रोजाना बात करते हैं बहुत सारे लोगों से इस पर, बाज लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये नारा हिंदुस्तान का है नहीं, ये तो पाकिस्तान का नारा है। ये नारे तो पाकिस्तान में लगा करते हैं, हिंदुस्तान में नहीं। और ये वहीं से कुछ सीख साख के सोशल मीडिया पर किसी ने सुन लिया और वही लोग आज ये नारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? ये हो सकता है सही हो या गलत हो, इससे इस बहस पे क्यों जाना। जहां लग रहा है वहां की बात करें ना। एक तो ये नारा ही उर्दू का है। पाकिस्तान के अंदर आप जैसे पता है कि बहुत ही छोटी माइनॉरिटी उर्दू बोलती है। हम पे तो सौंपी गई है उर्दू यूपी से। बट जो थॉट है इसके पीछे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड उसका रूट्स आपको मिलेंगे वही गज़वा हिंद की जो डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत के रोज़े क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तमाम हिंदू मुसलमान ना हो जाएं और तमाम हिंदू टेम्पल ना हिंद से ख़त्म हो जाएं। तब वो रोज़े क़यामत आएगी और फिर मैं और मेरे साथी, आप लोग तो खैर जहन्नुम में जाएंगे, हम सब जाएंगे जन्नत में और वहाँ हमारी पूरे इंतज़ार कर रही होंगी। तो ये सब जो है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द नैरेटिव जो आज तक मदरसों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहीं से मौलवी ट्रेन होके आते हैं, फिर मस्जिदों के इमाम बनते हैं, वहीं आगे पढ़ाते हैं। हमारे बचपने में तो हमने इतना कुछ नहीं सीखा, लेकिन जब से वो ज़ियाउल हक का दौर आया और उसके बाद एक पूरा सऊदी रिवाइवल ऑफ सलफिज़म आया, तो उसका इंडिया में काफ़ी असर हुआ। जहाँ पे अब ये लिबास तक लोगों का उठना बैठना ये सब इन्फ्लुएंस हो रहा है। और फिर अपने आप को पहले हिंदुस्तानी ना समझने का ये डायरेक्ट रिजल्ट है। जब तक ये हम नहीं कहेंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं फिर मुसलमान हैं, या पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं और फिर शरिया का कानून जो हम पे वो जिसे हम समझते हैं कि इट इज़ कंपल्सरीली इम्पोज्ड ऑन अस, वो रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो यही होगा। क्योंकि जो दूसरे धर्म हैं हिंदुस्तान में, उनका वो रोल नहीं है कि इसको एक्सपैंड करना। चोला डायनेस्टी भी जो कैम्बोडिया तक जिसका वो फौजें नहीं गई थी वहाँ पे, ना ही इंडोनेशिया के अंदर जब वो एक हिंदू और बुद्धिस्ट मुल्क था तो कोई यहाँ से लश्कर गए थे वहाँ हिंदुइज्म फैलाने के लिए। लेकिन जो रोल रहा है इस्लामिक आर्मीज़ का, वो पुरानी सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे इस्लामी तौर तरीका इस्टेब्लिश करने का है। चाहे आप
पर्शियन सिविलाइजेशन देखिए, जहाँ ज़ोरास्ट्रियनिज्म ख़त्म हो गया, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, या जहाँ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो एनाटोलिया का हिस्सा, वो गर्क करने का और उसे कंप्लीटली एक इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का की जुस्तजू जो है, जो हम में जोश हो वो है, वो इंडिया में फेल हो गया। क्योंकि 800-900 साल तक इन्वेजन्स होते रहे, लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन जो रूटेड है दरियाए सिंध में या मोहनजोदारो में, उस पे 80% लोग अपने पुराने धर्म को जिंदा रखने में कामयाब रहे। चाहे टीपू सुल्तान नीचे से आए हों या ऊपर से तैमूर आया हो या जिसने भी लूटमार की, वो इसमें उनको डिफीट हुई कि वो सबके सबको कन्वर्ट करें। इसीलिए गज़वा हिंद का जो वो डॉक्ट्रिन है, जो टोटली फॉल्स है, लेकिन मुसलमान उसको खैर कैमरे पे शायद मना कर दें, लेकिन अनऑफिशियली जब माइक ऑफ होता है और कैमरा ऑफ होता है तो दे विल एग्री विद इट कि यस ये हमारा नहीं, मैं समझना मैं यही चाह रहा हूं कि जैसे ये गज़वा हिंद की बात आपने कही, अभी पाकिस्तान में तो हमें शोएब अख्तर जैसे सेलिब्रिटी भी इसको इंडोर्स करते हुए मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान क्या इस पे यकीन करता है? और ये सर तन से जुदा कि नबी की शान में गुस्ताखी की सजा यही होनी चाहिए, क्या ये देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान भी इस पर यकीन करता है? ये समझने की बात है जो मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, जो भारत का वो मुसलमान है जो इस पे हंस देता है, कहते क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो तुम, उसकी कोई पोजीशन नहीं है इस्लामिक लीडरशिप। यानी आरिफ मोहम्मद खान को तो आप दूर करके गवर्नर बना दें, ठीक है, केरला का, वो दूसरी बात है, लेकिन रिजवान साहब हैं या सबूई खान हैं या मेरे जैसे लोगों को हम तो नहीं इंटरैक्ट कर सकते, क्योंकि जो हुकूमत है आपकी 47 के बाद ही वो मौलाना आज़ाद को समझती है कि वो मुसलमान के स्पोक्समैन थे। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिना से ज़्यादा पैन इस्लामिस्ट थे, वो तो मक्का की पैदाइश थे, उन्होंने तो आके कहा कि कहाँ ये अनसिविलाइज लोगों के पास जा रहे हो तुम पाकिस्तान में। दैट वाज हिज सुप्रीमेसिस्ट व्यू कि मुसलमान आला दर्जे का कौन होता है, अफजल कौन होता है, यानी यूपी बिहार का उर्दू बोलने वाला, और बाकी ये जो गफ्फार खान और फ्रंटियर गांधी वाले जो मुसलमान हैं, ये तो बेकार के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। दिस स्टिल एग्जिस्ट्स, और जिसके अंदर मलाबार का मुसलमान की वो अहमियत नहीं है जो उर्दू बोलने वाले यूपी या बिहार के मुसलमान की है, वो डिटरमिन करता है फ्यूचर। तो इस जब तक के इसको हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे कि ये मॉनसून मुस्लिम जो है, जो नीचे आया, यमन से आया तिजारत करने, जिसने पहली मस्जिद हिंदुओं ने बना के दी मुसलमानों के, वो स्ट्रीम ऑफ थॉट क्या था, और वो जो तुर्की से आया और जिसने सबसे पहले मुसलमान को मारा वहां, कि ये काले रंग के मुसलमान कहां से आ गए मुल्तान के अंदर, ही बर्न्ट आउट द होल सिटी ऑफ मुस्लिम्स। वो लोग कौन थे, और हिंदुस्तान के मुसलमान किसको हीरो मानते हैं, ये बड़ी अहम बात है। अगर वो औरंगजेब के मकबरे पे चादर चढ़ा रहे हैं तो देन दे बिलीव के दारा शिकों की गर्दन काटना सर तन से जुदा उसी ने शुरू किया। ठीक है, आई मीन सबसे प्रैक्टिकल और हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड सर तन से जुदा हुआ जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकों की गर्दन काट दी। इसीलिए दारा शिकों को आप देखिएगा, कोई भी मुसलमान इंडिया का उसको नहीं मानता या उसकी याद नहीं रखता, औरंगजेब की कब्र पे जाके चादर जरूर चढ़ाते। ठीक है, डिटरमिन कौन किस साइड पे। रिजवान साहब के पास जाना चाहता हूं। रिजवान साहब, जो सवाल अभी तारिक फतेह साहब से मैंने किया कि ये रेडिकल थॉट जो है, एक आजकल शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है ना, फ्रिंज, ये रेडिकल थॉट सर तन से जुदा रखने वाली सोच जो है, ये किसी फ्रिंज एलिमेंट में है या ये मेन स्ट्रीम में है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर गज़वाए हिंद वाला थॉट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हमारे यहां पर नहीं माना जाता, हम तो ये मानते हैं ना कि हमारे लिहाज से पाकिस्तान से अलग है। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, देखिए, अगर मैं तो साहब अब लगभग इस टॉपिक पे 35 दिन हो गए, और 35 दिन में शायद अप्रॉक्सीमेटली 100 डिबेट हो गए होंगे। सब में मैंने एक ही बात कही है कि ये जो आप रेडिकलाइजेशन आप लोग बार बार इस वर्ड को रिपीट करते हो, ये हमारी इस्लामिक थियोलॉजी में नहीं है। सो आप एक इंग्लिश का वर्ड या कोई हिंदू का संस्कृत डिक्शनरी का वर्ड
बेचारे मासूम मुसलमानों पर थोप देते हो रेडिकलाइज करके। नो, आपके लिए जो रेडिकलाइजेशन है वो हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है। सो देर इज नथिंग लाइक ओ ये आदमी रेडिकलाइज हो गया। अच्छा ये बताइए दूसरी बात, आप लोग ये हमेशा बोलते हो कि भाई जिसने खंजर उठा लिया वो रेडिकलाइज हो गया। खंजर उठाने वाला रेडिकलाइजेशन की इंतहा तक पहुंच गया, यह बोलना चाहिए। लेकिन जिसने कहा चौथी क्लास में कि फर्ज कर लो कि नहीं बेटा होली नहीं खेलना है, मुसलमान में होली नहीं खेलते हैं, चौथी क्लास के बच्चे से, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन आपकी लैंग्वेज में। लेकिन उस मुसलमान जो औरत बोल रही है वो अपने बच्चे को रेडिकलाइज नहीं कर रही है। फर्क समझिए, वो अपने बच्चे को एक नसीहत दे रही है जो टेक्निकली इस्लामिक नजरिए से अच्छी मानी जाएगी। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वे ऑफ लाइफ एंड रेडिकलाइजेशन। और जो आपने बात बोली गर्दन काटने वाली बात हजूर की शान में, अगर कोई हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो एक आम मुसलमान अगर वो नॉर्मल है तो वो कहेगा भैया इसको सजा दो। अब वो सजा कहीं पर गर्दन काटना हो सकती है, कहीं पर कोड़े लगाना हो सकती है, कहीं पर कोसना हो सकती है, कहीं पर थूकना हो सकती है, कहीं पर पत्थर मारना, लेकिन सजा है। आप कोई मुसलमान बैठ के ये नहीं कह सकता कि भाई अगर आप हजूर के बारे में, मैं नूपुर की बात नहीं कर रहा, नूपुर की अलग मैटर है कि अगर आप हजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर दें तो कोई मुसलमान कहे यार कर दी तो कर दी, छोड़ो ना, चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक नॉर्मल आदमी मुसलमान को ये बोलना अलाउड नहीं है। अब आप इसको चाहे रेडिकलाइजेशन मान लो, ये आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से ये मुसलमान का नॉर्मल है। नहीं, अब फिर वो, लेकिन आपने जहां से बात शुरू की कि वो 4 साल के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि होली मत खेलो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, मजहब में ठीक नहीं है, तो जब वो बढ़ते ऐसी कितनी दहलीजें वो पार करता है जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे सामने वाले के लिए रेडिकलाइजेशन है लेकिन उसके लिए वे ऑफ लाइफ है, और ऐसी कौन सी बातें होती हैं? हाँ, देखिए जरूरी नहीं है कि हर रेडिकलाइज आदमी उस इंतहा तक पहुंच जाए जो खंजर उठा ले। अगर आप मुझसे यह पूछें कि क्या हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सारा मुसलमान खंजर उठा लेगा तो मैं कहूंगा नहीं, हालात इतने खराब नहीं हैं। लेकिन एक नॉर्मल चीज है कि अगर कुरान को लेके हमारी हमारी थियोलॉजी को लेके अगर कोई मजाक, और इसी की बिना पर देखिए जो लोग कहते हैं एंटी इस्लामिक, मैं आपकी डिबेट में पहले बोल चुका हूं, तो भाई ये समझाओ ना 40 मुल्कों में ये कानून कैसे है। या तो ये कहो कि 40 मुल्कों को इस्लामी नहीं पता, वो गुमराह हैं, वो भटके हुए हैं। और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो कोई भी तंजीम जो अब टीवी पर आके ये बोलती है कि ये गलत कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो अरब कंट्रियों में चिट्ठी लिख दे और उनसे ये रिक्वेस्ट करे कि इसको हटाओ। क्या हटा सकता है? अरे साहब, जिना पर गर्दन काटना है, चोरी पर हाथ काटना है, कुरान शरीफ में आयतें हैं, बाकायदा लिखा है कि टकना ऐसे काटो और हाथ ऐसे काटो, ये तो लिखा है, इसको कोई थोड़ी झुठला देगा। अब आप कहने लगे साहब हजूर की शान में हाथ काटना नहीं है लेकिन चोरी करने में हाथ काटना है। सिचुएशन इतनी आसान नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। लोग कह रहे हैं साहब आईसिस के तार जुड़े हैं, पाकिस्तान के तार जुड़े हैं, नहीं। एक आम मुसलमान का अगर सर फिर गया, अगर वो रेडिकलाइज हो गया, उसके सर में जुनून सवार हो गया, तो वो खंजर उठा सकता है किसी पे वार करने के लिए। अगर हजूर की, अच्छा एक बात बताइए, यहां तो सिर्फ हजूर की बात हो रही है, चलिए भूल जाते हैं, किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी नहीं की, कुरान की नहीं की, कुछ नहीं की। बड़े भाई भाजपा का समर्थन कर दो तो गाली देते हैं। अगर मैं 4 बार बोल दूं मोदी ने अच्छा काम किया, कहो इसी बात पर गला काट दें। अगर मैं मोदी जी का प्रचार करने मुस्लिम इलाके में चला जाऊं, कहो मेरे कपड़े फाड़ दें। अच्छा, वो कौन सा रेडिकलाइजेशन है? वो कौन सी गलती है? कोई नहीं है ना। पर वहां पर भी ये होता है, मां की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, किस बात पर? कि साहब योगी जी की नीति अच्छी है। अभी कुशीनगर में बाबर मारा गया, योगी जी जिस दिन शपथ ले रहे थे, लड्डू बांट रहा था, रात को मार दिया, याद होगा आपको, बाबर। अच्छा, वो क्यों मारा गया?
उसने तो हजूर की शान में कुछ किया नहीं। तो ये हमारे डीएनए में है, ये रेडिकलाइजेशन, ये किस इंतहा तक पहुंचेगा, ये इंसान मुसलमान पर डिपेंड करता है। नहीं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा व्यक्ति को जो है सतर्क रहना पड़ेगा? आज हमारे देश में तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि भाई रोटी का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो क्या हर वक्त आदमी सोचता रहे कि मेरी कौन सी बात किसको बुरी लग जाएगी? आप इसका जवाब दे रहे हैं, फिर मैं मुफ्ती साहब के बाद अब इसका भी जाता हूं। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी मैंने मोहतरमा से, उन मोहतरमा का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, उनसे मेरी बातचीत होती है, बहुत प्यारी लड़की है वो। उससे मैंने कहा है कि तुम 10 साल सेफ नहीं हो, 10 साल बता रहा हूं, नोट कर लो इस भाई की बात। 3 साल बाद ये ना सोचना कि अरे सब ठीक हो गया, चलो पिक्चर चलें, चलो मॉल चलें, चलो आराम से कार में ड्राइव करके घूमें। ना ना ना, मैंने कहा 10 साल सेफ नहीं हो, कब कौन तुम्हारा काम लगा जाएगा, फिर 4 डिबेट होंगे, 1 महीना, और तुम्हारी फोटो पर हार टंगा हुआ मिलेगा। मैं बता रहा हूं तुमको। समझ गए साहब, भगवान ना करे ऐसा हो। मुफ्ती साहब के पास चलना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, अब जो देश में हो रहा है, और आप तो एक ऐसी तंजीम के साथ जुड़े भी हुए हैं जो देश में मुसलमानों के बीच में काम कर रही है, राष्ट्रीयता का काम कर रही है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो जगह जगह से आज हम देख रहे हैं, ये जो धमकियों के मामले शुरू हो गए, मुंबई, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गाजियाबाद, मेवात, उदयपुर, मैंने कुछ जगहों के नाम लिए हैं। 16 साल की बच्ची, उसने तो नुपुर शर्मा का नाम भी नहीं लिया, उसने तो सिर्फ इतना कहा कि भाई बाकी हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो तुम देख रहे हो देश के अंदर क्या आ रहा है, जान से मारने की धमकी। और बरेली के अंदर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे खड़ा होकर के एक आदमी कह रहा है वीडियो में कि मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं गला काट दूंगा। मैं भी नाम नहीं लेता, क्यों बार बार नाम लेना उनका, मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं गला काट दूंगा। दूसरा आदमी से कहता है तू मुझे बोल दे तेरा नाम वही है, मैं तेरा गला भी काट दूंगा। मतलब ये हालत हो गई है देश के अंदर। तो ये जहर कहां तक है मुफ्ती साहब? जी भाई, बात सही है आपकी। जी, बात सही है आपकी। और ये मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, ये एक माइंड सेट है जो एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। और दरअसल ये मजहबी तशद्दुद है जिसको इस्लाम के नाम पर पनपाया गया है पूरी कौम के अंदर। और 2000 तकरीबन 17-18 से मैं भी, देखो, मैं 4-4.5 साल का अरसा मैंने गुजार दिया है, 4.5 साल का, कि कुछ मुद्दे ऐसे देश में रहे हैं कि जिनको मुझे बोलना इतना भारी पड़ा कि मैं पिछले 3-3.5 साल से तो कंटिन्यू अपने घर में कैद हूं, और दिल्ली पुलिस का एक आदमी मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। सिर्फ ये कि 3 तलाक का मुद्दा जब पूरे देश में गरमाया हुआ था, तो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में इतनी बात की कि कुरान भी खुद 3 तलाक एक सिटिंग की मुखालफत करता है, और ये तरीका मुसलमानों में जो राइज है ये ठीक नहीं है। और मैंने कहा वही बात जो अभी मेरे एक भाई पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क है वहां इस तरीके को देख लिया जाए, छानबीन कर ली जाए। फिर सीए एनआरसी पर बात आई तो मैंने कहा यार ये भी ठीक नहीं है, जो हुकूमत कर रही है, एक छटाई हो जाएगी पूरे देश में, और एक जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है। और जब माननीय मोदी जी मुल्क के वजीर आजम बने, नजमा हेबतुल्लाह उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो मैंने कुछ टॉप 5 मदरसों को फोन किया और मैंने कहा देखिए आपने जो कुछ करना था वो तो कर लिया, अब यह है कि आप हुकूमत के साथ बैठ करके गलतफहमी दूर करके आगे बढ़ें। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मेरे भाई, मैं ये देख रहा हूं कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने पूरी कौम को मतलब उकसा करके सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ दिया, और उनको ये बताया कि तुम जितने भी पसमानदा हो, तुम्हारे अंदर जितनी भी खामियां हैं, नौकरियों से लेकर के जाहिल तक जो तुम हो, वो सिर्फ हुकूमत की वजह से हो। तो मैंने कहा इस चीज को दूर करते हैं। अच्छा है मोदी जी बहुत लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और बहुत तरक्की के, चूंकि मैं पहले से जानता था मोदी जी को, जब वो गुजरात में थे तो मैं एक बार उनसे मिल चुका था। तो यकीन जानिए कि किसी ने इस बात को कोई तैयार नहीं हुआ कि उनको बुलाए या फिर वो यहां आए। और मैंने फिर 2017 में एक पार्टी के किसी गांधी परिवार के किसी सदस्य को देखा कि वो देवबंद जैसी जगह में घूम रहा था और उसका स्वागत वहां स्टूडेंट कर रहे थे। तो ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट की परेशानी है। वह उदयपुर की घटना हो और ये माइंडसेट आपके सामने आ तो रहा है। भाई सलमान चिश्ती ने बोला और वो शराब पी करके बोला,
तो शराब मैंने आपने फिल्मों में भी सबने देखा है और सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि जब इंसान नशा कर लेता है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है, उसकी हकीकत सामने आ जाती है। और ये सूफी लोग हैं जो खानकाहों से जुड़े हैं, और वो सूफी लोग के प्राइम मिनिस्टर ने इस देश की कमान संभालते ही पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सूफियों को बुला करके एक डायलॉग किया था विज्ञान भवन में, अगर आपको याद होगा, और आपके चैनल ने भी उसको पूरी दुनिया में दिखाया था। तो ये वो लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक माइंड सेट है, जो अभी कह रहे थे ना कि ये छोटे से तैयार होकर के बड़े तक, ये एक नफरत का गोला है जो अंदर पनप रहा है। और बिल्कुल 1000% नफरत किससे? नफरत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो, माइनॉरिटी मोर्चा हो, या भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी किसी मुसलमान के लिए जी नफरत किससे? काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नफरत किससे करना सिखाया जा रहा है? भाई नफरत जो है गैर मुस्लिमों से। अच्छा देखो, थोड़ा सा और वक्त दो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे एक बात बताइए, मुल्क में कहीं कोई घटना हो, देखिए पूरा मुल्क का ताना बाना जो है वो इस अंदाज से बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं। दूध बेचने वाला हिंदू है, खरीदने वाला मुसलमान है, कपड़ा लत्ता ऐसी सब कुछ है। लेकिन अगर कहीं जरा सी कोई घटना होगी तो जितने मुस्लिम संगठन है वो बाहर निकल करके सामने आएंगे। सबसे पहले आरएसएस को कोसेंगे, फिर विश्व हिंद परिषद को कोसेंगे, फिर बजरंग दल को कोसेंगे। अब तो वो डायरेक्ट मोदी जी और योगी जी को कोस रहे हैं। तो ये आप माइंडसेट देखिए ना कि क्या है। तो मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का ये है कि सिर्फ ये बताया गया है मुसलमानों को कि तुम्हें यहां हिंदू कौम खाने के लिए पैदा हुई है। अच्छा। और हिंदुओं से तुम्हें खतरा है। और ये सारे मुस्लिम संगठन सारे जिहादियों को वकील दे करके अरब से, कतर से, कुवैत से, अफ्रीका से, अमेरिका से, दुबई से, सबसे वो फंडिंग ले रहे हैं। इस बात का परिणाम अच्छा नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। जो उदयपुर में हुआ वो मेरे साथ भी होगा, जो अमरावती में मुझे पता है, लेकिन मुझे बार बार नहीं जीना है, बार बार नहीं मरना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सच्चाई है, मुझे इतिहास में लोग याद रखेंगे। जब तक मुस्लिम संगठनों से लोग नहीं बचेंगे, स्पेशली मुसलमान नहीं बचेगा, जब तक इसी चीज का शिकार रहेगा। नहीं, अभी जो आपने सर बात बोली, अभी जो आपने बात बोली, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है जो इस वक्त आप कह रहे हैं। और आप तो एक मुफ्ती के पद पर भी बैठे हुए हैं, तब भी आप एक बात कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सुबुही इसके बारे में बताएं। अभी उन्होंने कहा कि नफरत सिखाई जाती है देश में मुसलमानों को हर गैर मुस्लिम के खिलाफ। क्या कहेंगे सुबुही इस पे? मैं आ जाऊंगा, रिजवान जी इससे अग्री नहीं कर रहे हैं, मैं नाम देख रहा हूं। एक बार सुबुही बोल लें फिर मैं आता हूं। जी सौरभ जी, इस तरह की डिबेट्स को बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा आपने आज एक लर्नेड पैनल रखा है, ये एक ऐसी समस्या है जिससे ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व जूझ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कशंस की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान समाज के युवाओं को खास तौर से, जिनसे मुझे उम्मीदें हैं, उनको कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, क्योंकि उनका कोई बेटा जीवित नहीं बचता था, ये सवाल उठा कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी कौन संभाले। इस लड़ाई में उनकी डेड बॉडी को 18 घंटे तक, मुझे पहली बार ये बात आदरणीय तारिक फतेह जी से ही पता चली, तब से बहुत साल पहले। सुबुही जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस से जुड़ी हुई, मैं वो दे दूं। और शॉकिंग खबर है ये। आपको बता दें कि गौहर चिश्ती, मैं परिचय दूं पहले इस शख्स का। गौहर चिश्ती ये जो दरगाह है अजमेर की, वहां की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का भतीजा है। गौहर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था जहां मर्डर हुआ कन्हैयालाल का। 17 जून को गौहर चिश्ती अजमेर में था, उसके बाद वहां गया, उसने दरगाह के बाहर नारेबाजी की थी, सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, फरार चल रहा था। और इसके बाद वो उदयपुर गया किससे मिलने? वो रियाज से मिलने, यानी कि जो हत्यारा जिसने गर्दन काटी कन्हैयालाल की, उससे मिलने के लिए गौहर चिश्ती अजमेर में दरगाह के बाहर ये नारेबाजी करके उससे मिलने के लिए उदयपुर गया। और हत्या के बाद वीडियो बनाने के लिए गौहर चिश्ती ने ही रियाज और गौस को कहा। हत्या के बाद रियाज और गौस ये दोनों अजमेर जा रहे थे, ये उन्होंने खुद कबूल किया। और अब ये बात पता चल रही है कि ये गौहर चिश्ती से ही मिलने जा रहे थे। और गौहर चिश्ती और इनका प्लान ये था कि यहां से विदेश भाग जाते। और गौहर चिश्ती का इस पूरे मामले में रोल आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीधे अजमेर से उदयपुर की हत्याकांड के तार जो है वो जुड़ रहे हैं। गौहर चिश्ती वो रियाज से मिला, रियाज को उसने वीडियो बनाने के लिए कहा। अब ये बात साफ अभी आनी बाकी है कि
हत्याकांड के लिए, हत्याकांड में क्या उसका उकसाने का या कहीं और कोई रोल था, लेकिन वो रियाज से मिला और उसको वीडियो बनाने के लिए भी बोला। और ये दोनों जो हैं जब भाग रहे थे बचते हुए उदयपुर की पुलिस से, तो उसके बाद फिर ये लोग अजमेर जा रहे थे और गौहर चिश्ती के पास ही जा रहे थे, और जो दरगाह के बाहर इस शख्स ने नारे लगाए थे वो आपको हम सुनाना चाहते हैं इस वक्त, जिसके बाद ये उदयपुर गया। अगर कोई हमारे वकील की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। आका की नामूस पर मैं आपको सभी को कहने की कमी मेरे भाइयों, उसने हमारे आदमी शान में गुस्ताखी करी, उसको उसी के मौके चीजों पर कोई नहीं है। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती खुद्दाम गरीब नवाज। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती खुद्दाम गरीब नवाज। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती खुद्दाम गरीब नवाज। तो आपने इस देखा, इस शख्स ने अपना परिचय खुद ही दे दिया, सैयद गौहर चिश्ती खादिम गरीब नवाज। और उसके बाद जो है, उससे पहले ये नारे जो लगा रहा था वो नारे भी आपने सुन लिए, और उसके बाद जो है ये बात जो उसने सीधे सीधे माइक के ऊपर भी बोली। तो ये जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सोर्सेज से मिल रही है, जो पूछताछ जो इस वक्त एजेंसियां कर रही हैं गौस और रियाज से, उनसे ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ ये भड़काऊ नारेबाजी करके दरगाह के बाहर ये आदमी उदयपुर जाता है, रियाज से मिलता है और उसे एक वीडियो बनाने को कहता है। आपको याद होगा उसने एक वीडियो बनाया था कत्ल से कुछ रोज पहले का, जिसमें उसने कहा था कि ये वीडियो मैं उस दिन जारी करूंगा जिस दिन मैं रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम कर दूंगा। ये वीडियो उसने पहले से बना के रखा था, और जिस दिन उसने कन्हैया लाल की हत्या की, वो खंजर वाला वीडियो तो बनाया ही, वो जो उसने कुछ रोज पहले वीडियो तैयार किया था उसको भी उसने जारी कर दिया था। तो उस सब में इस व्यक्ति गौस का नाम जो है, माफ कीजिएगा, गौहर का नाम जो है ये सामने आ रहा है, और ये अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम है। ये इसने खुद अभी आपके सामने कैमरे पर कबूल किया, और वहां की जो अंजुमन कमेटी के सचिव है उनका ये भतीजा है, और वो हालांकि अपने आप को इस आदमी से डिसोसिएट करने की बात कहते हैं। लेकिन अब सीधे आप देखिए कि तार सीधे सीधे जो हैं, सीधे अजमेर से जुड़ रहे हैं, उदयपुर की घटना के तार। सूत्रों से हमें ये खबर मिल रही है और अपने आप में बड़ी खबर है। एक बार मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं, इस खबर पर उनसे डिटेल्स ले। मनीष, बताएं। देखिए सौरभ, बहुत बड़ी जानकारी है। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसके तार अजमेर से जुड़ रहे हैं। जो सोर्सेस से जो हमारे पास जानकारी है उसका सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। 17 जून को जिस दिन दरगाह शरीफ के बाहर सर तन से जुदा होने का नारा लगा था वो गौहर चिश्ती ने लगाया था, और 17 जून को ही उदयपुर में कन्हैया लाल ने, उदयपुर में जो रियाज मोहम्मद और गौस थे, उन्होंने ये एक वीडियो बनाया था। जो वीडियो था पहला वो वहाँ पर शूट हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर चिश्ती और रियाज का कनेक्शन है, क्योंकि उदयपुर गौहर चिश्ती यहां से अजमेर से रवाना होकर उदयपुर गया था, और उसके बाद उसने उससे मुलाकात भी की थी, और उसके बाद फिर वो वापस अजमेर भी आ गया था। दूसरी बात यह है कि रियाज और गौस से मुलाकात करने के बाद ही जब वो वहां पर अजमेर पहुंचा, और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी कन्हैया की जो हत्या हुई है उसका वीडियो बनाने की बात भी गौहर चिश्ती ने ही उन लोगों को कही थी। और यही वजह है कि जब ये कन्हैया लाल की हत्या हुई उसके बाद जो रियाज और गौस वहां से सीधे जब रवाना हुए तो वो उदयपुर के लिए ही आ रहे थे, अजमेर दरगाह शरीफ आते, जियारत करते और गौस से मुलाकात होती। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये कनेक्शन, इस बीच में एक नाम आया है अनवर, जिसको कुछ दिन पहले ने राजस्थान एटीएस ने उठाया है, हिरासत में ले रखा है, पूछताछ की जा रही है। और इन सब के बीच में कनेक्शन अनवर का इसलिए भी है क्योंकि गौहर, रियाज और गौस, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम अनवर करता था। अनवर से ही गौहर की भी मुलाकात थी और गौस की भी मुलाकात थी, इसलिए इन लोगों के कनेक्शन होने की वजह से एटीएस ने अनवर को उठाया है और उस
उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गौहर चिश्ती इस समय सबसे बड़े टारगेट पर इसलिए भी है क्योंकि जो पूरी जांच की जो सुई है वो गौहर चिश्ती पर आकर टिक सकती है। इसीलिए अजमेर में इंटेलिजेंस की टीम आ गई है, एटीएस की टीम आ गई है और एनआईए की जो भी पूरी जांच है उदयपुर के बाद अब अजमेर में आकर टिक सकती है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कनेक्शन में गौहर चिश्ती का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये बताइए कि इसने बोला वीडियो बनाने के लिए, रियाज और गौस की एक लगातार टच में था, वो कत्ल करने के बाद इसी से मिलने अजमेर आ रहे थे, लेकिन क्या इससे इस बात की जानकारी थी कि रियाज और गौस जो है कन्हैया लाल का कत्ल करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? क्या उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ था? देखिए, उदयपुर में जो घटनाक्रम चल रहा था उसमें ये सबको पता था कि इससे पहले भी किसी व्यापारी को धमकी दी गई थी। दरअसल जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि कन्हैया लाल ना सही, उसके अलावा कोई और इनके टारगेट पे था। इस तरीके का घटनाक्रम होने वाला था। यही वजह है कि इससे पहले एक व्यापारी को धमकी दी गई। उस व्यापारी को धमकी देने वाला शख्स था बाबला। जब पुलिस को शिकायत हुई तो बाबला मौके से फरार हो गया। वो जो घटनाक्रम था वो वहीं पर चूक गया। उसके बाद बारी कहीं ना कहीं कन्हैया लाल की आई, क्योंकि इस तरीके का एक मैसेज रियाज और गौस को देना था। जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ वो लोग सीधे अपनी बाइक से अजमेर के लिए रवाना हुए, लेकिन भीम में ये गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप इसकी टाइमिंग को बेहद तरीके से समझना पड़ेगा सौरभ, कि जब 17 तारीख को अजमेर में सर तन से जुदा होने का नारा दरगाह शरीफ के बाहर लगा और उसी दिन रियाज और गौस ने उदयपुर में वीडियो बनाया सर तन से जुदा होने का, ये एक पहला कनेक्शन है। दूसरी बात यह है कि गौहर चिश्ती यहाँ से नारा लगाने के बाद सीधे उदयपुर की तरफ रवाना हुआ, इन लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद वापस अजमेर भी आ गया था। उसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद है। ये एक दूसरा कनेक्शन है। तीसरा कनेक्शन अनवर है, जो कि इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा था, जो कि एटीएस के हिरासत में है। ये तीसरा कनेक्शन है। और चौथी सबसे बड़ी बात यही है कि वो सीधे जो दोनों लोग जब कन्हैया लाल की हत्या को जिन्होंने अंजाम दिया है वो उदयपुर से सीधे अजमेर की तरफ आ रहे थे। तो इन चारों कनेक्शनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो सबसे बड़ी जो आपराधिक षड्यंत्र की जो सुई है वो गौहर चिश्ती पर आकर टिकती है। और यही वजह है कि अब इंटेलिजेंस, एटीएस, एसआईटी की जो टीम है वो अजमेर में आई है और यह भी माना जा सकता है कि अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच अजमेर में आके कर सकती है। तो बड़ी खबर है जो मनीष भट्टाचार्य आपको दे रहे हैं। फिर से आपको हम बता दें, ये गौहर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह का खादिम है, इसने 17 तारीख को सबसे पहले सर तन से जुदा के नारे लगाए, दरगाह के बाहर खड़े होकर के लगाए, अपना नाम बताया इसने मीडिया के सामने, और भीड़ को इसने, आपने देखी, ये वहीं का उसी वक्त का वीडियो है 17 तारीख का, उकसाया कि कोई भी अगर ऐसी बात बोलेगा तो उसका उसकी एक ही अंजाम है, सर तन से जुदा। लगातार भीड़ से भी इसने नारे रिपीट करवाए। और इसके बाद ये इसी तारीख 17 जून को जो है ये उदयपुर के लिए रवाना होता है। उदयपुर में जाकर ये कहता है गौस और रियाज से वीडियो बनाने के लिए। वो वीडियो उसमें उस दिन उन्होंने बनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि आज की तारीख 17 है, आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो उस दिन मैं वायरल करूंगा जिस दिन मैं हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम कर दूंगा। उसके बाद ये व्यक्ति जो है वापस उदयपुर लौट आता है और लगातार उन लोगों के संपर्क में रह रहा है। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है जो अभी इस पूरे मामले में अजमेर शरीफ की दरगाह की इस खादिम का नाम जो है वो सामने ला रही है, वो ये जो मनीष ने बताया कि कत्ल करने के बाद, फरार होने के बाद, गौस और रियाज कन्हैया लाल का मर्डर करने के बाद वो अजमेर आना चाहते थे, अजमेर ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भीम में उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो यहां पर गौहर चिश्ती से मिलने ही आ रहे थे। और ये शुरुआत में जानकारी आई थी, आपको याद होगा, कि इनका जो इरादा था वो विदेश भागने का था। तो गौहर चिश्ती से मिलके क्या ये विदेश भाग जाना चाहते थे किसी तरीके से? क्या गौहर चिश्ती इनकी भागने में मदद करने वाला था? क्या गौहर चिश्ती को कन्हैया लाल के कत्ल होने की जानकारी थी? क्या उस षड्यंत्र में वो खुद शामिल था? जितने लोगों को चिन्हित किया गया था, टारगेट किया गया था उदयपुर में, जैसा अभी मनीष ने बताया, केवल एक कन्हैया लाल नहीं और कई लोग थे जो टारगेट पर थे। क्या उन सभी टारगेट्स की जानकारी इस गौहर चिश्ती को थी? और क्या ये जानता था कि रियाज और गौस उनकी हत्या करने वाले हैं? इस पूरी प्लानिंग में इस शख्स का क्या हाथ है, ये अब एटीएस और एनआईए मिलकर इसकी तफ्तीश करेंगी और इस व्यक्ति को अभी तक ढूंढा जा रहा है। ये बताएगा कि ये कब से फरार है गौहर चिश्ती, मनीष?
देखिए, ये आखिरी बार गौहर चिश्ती अजमेर में ही दिखा था, जिस दिन इसने वीडियो जो चल रहा है, जो अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर जो नारेबाजी हुई है, उसी दिन गौहर चिश्ती यहाँ पर अजमेर में दिखा था। उसके बाद से जैसे ही ये मामला थाने में गया, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद से गौहर चिश्ती फरार है, उसका मोबाइल बंद है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसकी लास्ट लोकेशन बिहार की जरूर नजर आई है, लेकिन लगातार उसकी लोकेशन बदल रही है और गौहर चिश्ती को पकड़ने के लिए बहुत ही शिद्दत से अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान की एटीएस तैयार बैठी है, उसको ही ट्रेस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि उदयपुर का ये जो हत्याकांड है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एक मास्टरमाइंड कहीं गौहर चिश्ती तो नहीं, क्योंकि जो भी लिंक्स सिर्फ एनआईए, एटीएस, एसआईटी जो लगा रही है, वो घूम फिर के गौहर चिश्ती की तरफ ही आ रही है। तो गौहर चिश्ती का कनेक्शन इन दोनों से अगर मिलता है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती है। ये एक मैसेज देना चाहते थे और मैसेज देने के लिए रियाज और गौस, ये दो उदयपुर से शख्स उनको मिले हैं। रियाज और गौस के अलावा अन्य साथी जो लगातार एनआईए और एसआईटी जो उदयपुर से उठा रही है, उसमें तमाम बातें ये भी सामने आ रही है कि अन्य कई लोग थे जो उदयपुर में जो इनके निशाने पर थे। जैसे एक व्यापारी का नाम सामने आया तो उसमें बाबला नाम का अहम शख्स है, जिसको हिरासत में लिया गया कि अगर कन्हैया लाल नहीं तो उससे पहले उस व्यापारी के साथ कोई घटना हो सकती थी। इस तरीके की बातें आई हैं सामने। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पूरे जो घटनाक्रम है उसमें षड्यंत्र कुल मिलाकर गौहर चिश्ती का नजर आ रहा है और गौहर चिश्ती को अब शिद्दत से ढूंढा जा रहा है। सौरभ, ठीक, क्योंकि गौहर चिश्ती इसमें अहम शख्स निकल करके आया है, तो फिर से हम दर्शकों को बता दें, जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं ये कन्हैया लाल के कत्ल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ऐसा लग रहा है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें कई लोग शामिल थे। गौहर चिश्ती जो कि अजमेर की दरगाह का खादिम है, उसने खुद पहले भड़काऊ भाषण दिए और यह कहा जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। 17 जून को वीडियो बनाया, ये वही वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। भीड़ से ये भड़काऊ नारे उसने रिपीट करवाए, नारे लगवाए और उसके बाद माइक पर अपना नाम बताया और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि यह उदयपुर के लिए रवाना हुआ और उदयपुर में जाकर यह रियाज से मिला। रियाज जो कि आपको स्क्रीन पर शख्स दूसरा दिखाई दे रहा है और वो उसने ये वीडियो जो आपको रियाज का दिखाई दे रहा है दाईं ओर स्क्रीन में, ये वीडियो बनाने के लिए इसी गौहर चिश्ती ने रियाज को कहा कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ कि मैं उस व्यक्ति का सर कलम करूंगा जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और जिस दिन मैं ऐसा कर दूंगा उस दिन मैं ये वीडियो जारी करूंगा या उस दिन मैं ये वीडियो वायरल करूंगा, ये उसने अपने शब्दों में कहा। तो ये वीडियो बनाने के लिए उसे गौहर चिश्ती कहता है और उसके बाद वो 17 तारीख को ही वापस आ जाता है। और आपने देखा कि उसके बाद 28 जून को हत्या हो जाती है कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की हत्या का वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद एक जगह पर जाकर गौस और रियाज दोनों कातिल जो हैं वो खंजरों के साथ जो हैं एक दूसरा वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हमने सर कलम कर दिया जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, दुआओं में हमें याद रखना और बोलो उदयपुर वालों कि अब सरतन से जुदा ऐसे ही होगा। उसके बाद ये दोनों फरार हुए मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पर एक ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था और ये पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे अजमेर की ओर और ये इसी गौहर चिश्ती के पास ही जा रहे थे। रास्ते में भीम के इलाके में पुलिस वालों ने सड़क पर इनको रोक लिया और वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि तब तक इनका ये वीडियो खुद जो है ये वायरल हो चुका था। तो उन्हें पकड़े जाने में सबसे बड़ा जो हथियार था वो ये वीडियो ही था, जिससे इनकी शक्लें जो थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। लेकिन ये गौहर चिश्ती से मिलने क्यों जा रहे थे? गौहर चिश्ती क्या इनको बचाने में मदद करने वाला था? क्या इनको फरार करने में मदद करने वाला था? और गौहर चिश्ती खुद ही उस दिन से गायब है, कहीं सामने नहीं नजर आ रहा जिस दिन से उसने ये वीडियो बनाया था। ये बाईं तरफ वाला 17 तारीख का अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने वाला, उस दिन से वो खुद ही फरार है। और आखिर उसके क्या लिंक हैं इस पूरे हत्याकांड में, इसकी तफ्तीश अब पुलिस करेगी। मनीष, एक बात और बताइएगा कि ये गौहर चिश्ती क्या एक आम खादिम है दरगाह का या ये कोई हैसियत रखता है वहां? देखिए, गौहर चिश्ती आम खादिम नहीं है। सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, उनका रिलेटिव है और जो बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं अंजुमन कमेटी में, कहीं ना कहीं उनसे इसका लिंकअप है, रिश्तेदारी है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर आरोप ये भी लगा हुआ है कि 2020 में
गौहर चिश्ती यहाँ पर सीआरपीएफ की जो ऑफिस है उसका वीडियो बनाते हुए, यानी जासूसी करने का एक मामला इसके ऊपर चल रहा था। इसको लेकर पूछताछ भी की गई थी, इसके वीडियोस भी कुछ सामने आए थे जिसमें ये दिख रहा था कि वो सीआरपीएफ जो ऑफिस है उसका वो वीडियो बना रहा। हालांकि इस पूरे मामले में कोतवाली में संज्ञान लिया गया था, इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद इससे पूछताछ भी की थी। सरवर चिश्ती के साथ गौहर चिश्ती नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अजमेर में एक रसूख रखता है गौहर चिश्ती और पीएफआई का सक्रिय कार्यकर्ता है। पीएफआई से लंबे चौड़े कनेक्शन है गौहर चिश्ती के, और सिर्फ छोटे मोटे तकरीरें नहीं, बड़ी तकरीरें भी करता है। और अजमेर दरगाह शरीफ में भी गौहर चिश्ती कई बार पीएफआई के लोगों से मिला है, सरवर चिश्ती भी मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर गौहर चिश्ती पहले से इंटेलिजेंस की रडार पर रहा है, क्योंकि जासूसी करने का आरोप गौहर चिश्ती पे लगा है। हालांकि ये पूरे मामले की जांच अभी भी सेंट्रल आईबी अनौपचारिक रूप से कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रडार पर रहा है गौहर चिश्ती। और उसके बाद दरगाह शरीफ के बाहर जैसे ही इसने सरतन से जुदा होने का नारा लगाया और उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ, उसके बाद से गौहर चिश्ती फरार है। और उसके बाद जो घटनाक्रम होते हुए चले गए, उसकी जो कड़ियां मिलाई जा रही हैं उसमें घूम फिर के अजमेर का ही नाम आ रहा है और उसमें गौहर चिश्ती का नाम प्रमुखता से आ रहा है। जो लिंक, जो गिरफ्तारियां, जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उनसे पूछताछ में, तो अब गौहर चिश्ती को ढूंढा जा रहा है कि गौहर चिश्ती कहां है। कुछ ऐसे एविडेंसेस पुलिस के पास मौजूद भी हैं जिससे ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि गौहर चिश्ती उदयपुर पहुंचा था और रियाज से मिला था और उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुआ है। तो ये कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो साफ नजर आता है कि रियाज और गौस जिन्होंने कन्हैया की हत्या करी है वो कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती से मिले हुए थे। जो नारा उन्होंने लगाया उसके बाद एक ये मैसेज राजस्थान में देना चाहते थे। मैसेज देने के लिए उन्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए था जिसको रेडिकलाइज करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सके। और रेडिकलाइज कौन हुआ? रियाज और गौस, और इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद जब अजमेर आने लगे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो अब जो कड़ियां खुल रही हैं उसमें गौहर चिश्ती एक बहुत अहम नाम आ रहा है और अब गौहर चिश्ती को ढूंढ रही है पुलिस। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि एनआईए अब उदयपुर के बाद जो पूरी की पूरी जांच है वो अजमेर में करेगी, क्योंकि एसआईटी और इंटेलिजेंस की और एटीएस की टीम अजमेर में पहुंच चुकी है। क्योंकि हाल में जो खुलासे हुए हैं और उनको भी जो एविडेंसेस और जो जानकारियां मिली हैं उसमें गौहर चिश्ती का नाम प्रमुखता से आया है। तो इन कड़ियों को जोड़ते हुए एनआईए किसी भी वक्त अजमेर में आ सकती है और जांच की जा सकती है अब अजमेर से। दो बहुत अहम बातें हैं इसमें जो आपने बताया और गौहर चिश्ती का इसमें शामिल होना। पहली बात तो यह कि अगर गौहर चिश्ती केवल इस बात से डर के फरार हुआ होता कि इसने जो भड़काऊ नारेबाजी की दरगाह के बाहर उस पर उसके लिए पुलिस इसे पकड़ेगी, तो वो तो हमने देखा है कि ऐसे ही बूंदी में एक मौलाना ने ऐसे थाने में ऐसी नारे लगवाए थे, उसको 24 घंटे में बेल मिल गई थी। तो उस डर से ये तब से अब तक फरार हो ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब उसका रोल इससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप मनीष बता रहे हैं वो ये कि कन्हैया लाल के हत्यारे गौस और रियाज का उदयपुर से फरार होने के बाद अजमेर की ओर रवाना होना और गौहर चिश्ती से ही मिलने के लिए उनका जाना, जो जाहिर है उन्होंने अब अपनी इंटेरोगेशन के दौरान बताया होगा एटीएस को या एनआईए को, तो वो बात सबसे अहम है कि ये गौहर चिश्ती के पास क्यों आ रहे थे। देखिए बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अगर नाम जो कड़ियां जो हमारे पास जो आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन, अनवर हुसैन जिसको अभी हफ्ते भर पहले ही हफ्ते से कुछ दिन और हफ्ते या 10 दिन के बीच में ही उठाया है एटीएस ने और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है, तो वो गौहर चिश्ती का अहम आदमी था। और अनवर की ही बातचीत रियाज और गौस से भी हुआ करती थी। तो इस अगर तीनों कनेक्शन को देखें तो बीच में जो ब्रिज का काम करने वाला था वो था अनवर हुसैन। इसको एटीएस ने उठाया, पूछताछ की जा रही है, गौहर से के बारे में जानकारी ली जा रही है। रियाज और गौस अगर अजमेर आ रहे थे तो वो मिलते किससे थे इससे पहले भी, तो ये भी कड़ियां खंगाली गई हैं। तो उसमें पता लगा है कि अनवर हुसैन से भी बातचीत हुई है और गौहर चिश्ती से भी बातचीत हुई है। तो अगर इतने कनेक्शंस सामने आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सामने आता है कि इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती हो सकता है। यही वजह है कि पूरी जांच का जो केंद्र बिंदु है वो अजमेर हो सकता है। एनआईए भी यहाँ पर आ सकती है क्योंकि रिक्रिएशन भी उदयपुर में एनआईए ने कराया है। दूसरी बात यह है कि जो हिरासत में है, यानी जो एनआईए ने जो सबसे पहले नाम लिए थे, बाबला, वसीम कादिर अटारी, जिसकी फोटोज हमने दी हैं, उसमें भी ये सामने आया कि वसीम कादिर अटारी और गौस ये दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। ये हैदराबाद भी गए थे, उसकी तमाम फोटोज हैं। यहाँ पर भी दोनों एक लिंकअप थे। तमाम ऐसे फोटोज है जिसमें रियाज, गौस और वसीम कादिर अटारी नजर आ रहा है। वो जो दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था, दावत इस्लाम से गौहर चिश्ती भी जुड़ा हुआ है।
और ये लोग सब एक साथ क्या मीटिंग करते थे। उसके बाद सवाल ये उठता है कि रेडिकलाइज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो मैसेज देने में कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती कामयाबी पाता, तो उसके लिए क्या ये दोनों चुने गए थे? ये सवाल तमाम पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसमें गौहर चिश्ती प्रमुखता से सामने आ रहा है और गौहर चिश्ती को ढूंढा जा रहा है। गौहर चिश्ती के कुछ ऐसे तमाम प्रमाण मिले हैं कि वो उदयपुर गया था, इन लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद अजमेर आया था, लेकिन उसके बाद से ही गौहर चिश्ती फरार है क्योंकि उसको पता लग गया कि मनीष आपको मैं रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत बड़ी खबर दी है ये, हम लगातार इस पर बने हैं और अपडेट आपको देंगे ब्रेक के बाद। 17 जून से 28 जून तक के 4 वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको पूरा ये मर्डर सीक्वेंस समझ में आएगा और इसमें गौहर चिश्ती का नाम क्यों आ रहा है, गौहर चिश्ती का रियाज और गौस से मिलना और वापस उन दोनों का अजमेर गौहर चिश्ती से मिलने आना, ये सारी सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।